3056 कायर ने छुपकर हमला कर दिया। जावर और जारा महल के ढेर सारे योद्धा काल पहाड़ी के अंदर आ गए थे, जहां पहले से युवान और उसके साथ आए लोग मौजूद थे। तकरीबन आधा दिन गुजर जाने के बाद पहाड़ी के एक हिस्से में लतावर एक विशालकाय पेड़ के सामने पालथी मारकर बैठा हुआ था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और सामने के जंगल की तरफ पैनी नजर गड़ाते हुए जोरदार आवाज में चिल्लाया, कौन है वहां? चुपचाप बाहर आ जाओ। उसकी आवाज सुनते ही उसके पीछे खड़े कई योद्धाओं ने तुरंत अपनी कमर से हथियार निकाल लिए और उनके शरीर में शक्तियां तेजी से दौड़ने लगीं। तभी जंगल की झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और जावर अपने आदमियों के साथ बाहर आते हुए बोला, अरे अरे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है लतावर भाई, ये मैं हूं, जारा महल का दास जावर। जावर को वहां देखकर लतावर थोड़ा दंग रह गया और फिर उसने माथे पर शिकन लाते हुए सवाल किया, जावर, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस पर जावर ने चेहरे पर मायूसी लाते हुए जवाब दिया, हमारी हवेली में चोरी हो गई है और लगता है कि वो नामुराद चोर काल पहाड़ी में आकर छुप गए हैं। मैं और मेरे आदमी उनका पीछा करते हुए यहां तक आए हैं। जावर की बात सुनकर लतावर के चेहरे की शिकन थोड़ी कम हुई। उसने हाल ही में जारा महल में हुई चोरी के बारे में सुना था। लतावर दिखने में भले ही किसी भालू जैसा विशाल था, लेकिन वो अंदर से बहुत समझदार और सतर्क इंसान था, वरना वो यूं ही शाही रक्षकों का सेनापति नहीं बन जाता। इसलिए भले ही उसने खुद को थोड़ा शांत कर लिया था, लेकिन उसने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़े योद्धाओं को हुक्म देते हुए कहा, 2 योद्धाओं को तुरंत राजकुमार की सुरक्षा के लिए भेज दो। और उसका हुक्म मिलते ही 2 योद्धा तुरंत वहां से चुपचाप पीछे हट गए। ये सब देखकर जावर के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही वो लतावर से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने अपनी पीठ के पीछे छिपे हुए हाथ से एक हल्का सा इशारा किया, जिसे देखकर कुछ परछाइयां खामोशी से अंधेरे में खिसक गईं। वहीं दूसरी ओर घाटी में चंद्रिका अभी भी पत्थर पर बैठी हुई थी। उसने अपने लंबे पैर मोड़ रखे थे, जबकि गारो बड़े आराम से उसकी गोद में लेटा हुआ था। उसके काले खूबसूरत बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और पीछे से एक पुराने देवदार के पेड़ के पीले पत्ते गिर रहे थे। यह नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मानो किसी ने कोई लाजवाब तस्वीर बना दी हो। तभी अचानक चंद्रिका की गोद में लेटे हुए आलसी गारो ने अपनी आंखें खोली और पास के अंधेरे की तरफ घूरते हुए उसके गले से एक खूंखार गुर्राहट बाहर निकली। ये सुनकर चंद्रिका की भौहें भी हल्की सी तन गईं और उसने अपना खूबसूरत चेहरा उठाकर उसी दिशा में देखा। तब अंधेरे के बीच से एक बेहद घिनौनी और ठरक भरी आवाज गूंजी, मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इन सुनसान जंगलों के बीच इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की देखने को मिलेगी। अंधेरे को चीरते हुए 2 लोग धीरे धीरे बाहर निकल कर आए। दोनों ही शख्स खूंखार जानवरों जैसे हट्टे कट्टे थे। आगे वाले आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था और उसकी आंखों में दरिंदगी साफ झलक रही थी। इस वक्त उसकी नजरें किसी खौलते हुए लावे की तरह चंद्रिका के खूबसूरत शरीर को ही घूर रही थीं, जैसे वो उसे एक ही बार में जिंदा निकल जाना चाहता हो। चेहरे पर निशान वाले उस आदमी ने पास के जंगल की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से कहा, साथी, तुम जाकर हमारे शिकार को निपटाओ, वो जरूर यहीं आसपास ही कहीं होगा। तब तक मैं इस हसीना को संभालता हूँ। ये कहते वक्त भी उसकी ठरकी नजरें चंद्रिका के शरीर से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। तभी उस आदमी ने आगे कहा, उस लड़के ने अभी तक सिर्फ 4 चक्री खोले होंगे, अपनी 6 चक्रों की ताकत से तुम उसे आसानी से धूल चटा दोगे। उसके साथी को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो भी उस लड़की के साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने सरदार की बात टाल सके। आखिर उसका सरदार एक बलवान योद्धा जो था, इसलिए उसका साथी, जिसका नाम लाताम था, अपने होठों पर जीभ फिराते हुए लालच भरी आवाज में कहने लगा, सरदार, इस बेहद खूबसूरत हसीना का थोड़ा सा हिस्सा मेरे लिए भी छोड़ देना। कसम से, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी है। ये सुनते ही निशान वाले आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी और उसने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं तेरे लौटने का इंतजार जरूर करूंगा, लेकिन तुझे अपना काम जल्दी खत्म करके आना होगा, क्योंकि मुझसे अब ज्यादा रुका नहीं जा रहा। अपने सरदार की बात सुनकर लाताम ने हामी में अपना सिर हिलाया और फिर वो तेजी से जंगल की तरफ निकल गया। लाताम के वहां से जाते ही निशान वाला आदमी मुस्कुराते हुए चंद्रिका की तरफ बढ़ने लगा, जो अभी तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। वो उसके गोरे हाथों और कयामत ढाने वाले चेहरे को देखकर अपने अंदर एक आग भड़कती हुई महसूस कर रहा था। उस आदमी को चंद्रिका के शरीर से कोई शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं, लेकिन उसके मन में जरा सा भी खौफ नहीं था। उसने अपनी गंदी नजरें चंद्रिका के पूरे शरीर पर फिराते हुए कहा, मेरी हसीन परी, आ जाओ मेरे साथ, थोड़ा खेल तो लो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आऊंगा। उस आदमी की इस घटिया बात पर चंद्रिका ने बस एक बेपरवाह नजर से उसे देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में घबराहट का कोई नामो निशान तक नहीं था। वहीं चंद्रिका की इस बेखौफ शांति को देखकर वो निशान वाला आदमी थोड़ा सा ठिठक गया और उसके मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, चंद्रिका के लाल होंठ धीरे से खुले और उसकी सुरीली लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी, गारो,
ये तुम्हारा है। चंद्रिका के मुंह से नाम निकलते ही उस निशान वाले आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने खौफ से देखा कि चंद्रिका की गोद में लेटा हुआ वो छोटा सा प्यारा जानवर अचानक तेजी से बड़ा होने लगा था। उसके शरीर के मुलायम बाल अचानक गायब हो गए और उनकी जगह खूनी लाल रंग के सख्त शल्कों ने ले ली। इतना ही नहीं, उसकी लाल खूंखार आंखों में अब जानलेवा गुस्सा भरा हुआ था और उसके हल्के खुले हुए खौफनाक जबड़े के अंदर एक काली रोशनी सुलग रही थी, मानो वो अपने आसपास की हर चीज को निगल जाने के लिए तैयार था। पलक झपकते ही वो प्यारा सा पालतू जानवर एक बेहद रहस्यमयी और भयानक खूंखार दरिंदे में बदल चुका था। उसके शरीर से निकलने वाली जानलेवा शक्तियों ने आसमान को भी कपा दिया और उसकी खौफनाक शक्तियों का दबाव धीरे धीरे उस पूरी घाटी में फैलने लगा। दूसरी ओर जंगल के घने सन्नाटे को चीरते हुए एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। दहाड़ की आवाज के तुरंत बाद हवा को चीरता हुआ एक मुक्का, जो पूरी तरह से शक्तियों से घिरा हुआ था, सीधे उस जानवर के सिर पर जाकर लगा। यह हमला इतना जोरदार था कि वो जानवर वहीं ढेर हो गया। अपने सामने पड़ी उस लाश को धीरे धीरे अकड़ते हुए देखकर युवान ने गहरी सांस छोड़ते हुए आं भरी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर उसने बड़ी लापरवाही से अपने खून से सने हाथों को उस जानवर के बालों से पोंछकर साफ किया। असल में ही कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक वायु बाघ था। यह पहले पड़ाव के तिलस्मी जानवरों में सबसे ज्यादा तेज और खतरनाक माना जाता था, जिससे निपटना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं थी। लेकिन किस्मत से युवान के पास व्याल रफ्तार तकनीक थी, जिसने उसे धुएं की रफ्तार दी और इसी वजह से वो मुश्किल से इस लड़ाई को जीत पाया था। नीचे पड़ी उस लाश को उठाते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट लिए युवान ने कहा, चलो, ये इस जंगल का 36वां तिलस्मी जानवर था जो पहले पड़ाव का था। इसे भी मैंने मार गिराया। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी सीधे युवान की तरफ आई। वो असल में एक पैना खंजर था, जो बड़ी चालाकी से सीधा उसके सीने को चीरने के लिए फेंका गया था। लेकिन जैसे ही वो खंजर युवान से टकराने वाला था, उसने झटके से अपना हाथ मोड़ा और उस वायु बाघ की भारी भरकम लाश को अपने सीने के आगे कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो खंजर सीधा उस जानवर की लाश में जा धंसा। खंजर की गहराई देखकर साफ पता चल रहा था कि वो हमला जानलेवा और बेहद ताकतवर था। हमला चूक जाने पर अंधेरे से किसी की हैरानी भरी आवाज गूंजी, अरे, मेरा निशाना चूक कैसे गया? ये सुनकर युवान का चेहरा गुस्से से तन गया और उसने अंधेरे की तरफ घूरते हुए चिल्लाकर कहा, कौन कायर है वहां जो छुपकर मुझ पर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। इतना कहते ही युवान ने अपने हाथ के जोरदार झटके से उस जानवर की लाश को अंधेरे की तरफ दे मारा। लाश के वहां पहुंचते ही एक साया तेजी से अंधेरे से बाहर निकला और उस लाश पर अपना पैर रखकर किसी पंख की तरह हल्का महसूस करते हुए सीधा युवान के सामने आकर खड़ा हो गया। उस अजीब और भयानक दिखने वाले आदमी की आंखों में खूनी इरादे साफ झलक रहे थे। ये देखकर युवान ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुझ पर इस खंजर से वार क्यों किया? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लाताम था। उसने युवान को नफरत और गुरूर भरी नजरों से देखा और फिर बड़ी बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कौन हूं? मैं तेरी मौत का सौदागर हूं। बेवकूफ लड़के, चुपचाप अपनी मौत को गले लगा ले, क्योंकि तेरे मरने के बाद वो जो हसीन लड़की वहां पीछे मौजूद है, वो मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनते ही युवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने तुरंत गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। भले ही चंद्रिका देखने में किसी नाजुक लड़की जैसी लगती थी, लेकिन युवान अच्छी तरह से जानता था कि वो कितनी खतरनाक हो सकती थी। और वैसे भी उसकी हिफाजत के लिए गारो भी उसके पास मौजूद ही था। सच कहा जाए तो अगर कोई शूरवीर योद्धा भी चंद्रिका पर हमला करता तो वो भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। खुद को शांत करने के बाद युवान की आंखों में इस वक्त लाताम को जान से मारने की आग जल रही थी। जो कोई भी चंद्रिका पर बुरी नजर डालने की जरूरत करता, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को कसते हुए युवान ने खतरनाक आवाज में लाताम से कहा, तूने अभी अभी अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि आज तू इस काल पहाड़ी से जिंदा बाहर तो हरगिज नहीं जा पाएगा। इस पर लाताम ने जोर से हंसते हुए एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, तेरी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं बच्चे, लेकिन अब देख कैसे मैं तुझे एक ही मुक्के में खत्म करता हूं। इतना कहते ही लाताम पलक झपकते ही तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथों के चारों ओर भयंकर चेतना शक्तियां उमड़ रही थीं, जिससे हवा में भी जोरदार गूंज पैदा हो गई। लाताम के पास 6 चक्रों की ताकत थी और उसके मुक्के का वार वाकई किसी के भी छक्के छुड़ा सकता था। लेकिन इतने खतरनाक हमले के बावजूद युवान के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उसने अपनी कसी हुई मुट्ठी से सीधा लाताम के हमले का जवाब देने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। ये देखकर लाताम की खौफनाक मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई और उसने गुरूर में चिल्लाते हुए कहा, महज 4 चक्रों की ताकत के साथ तू मुझ पर वार करने चला है? बेवकूफ! लाताम को लगा कि ये लड़का अपनी नासमझी में बहुत बड़ी गलती कर रहा था, इसलिए उसने अपने हमले में और ताकत झोंक दी ताकि वो एक ही बार में युवान का हाथ तोड़ सके। जैसे ही दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराए तो हवा में एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन अगले ही पल लाताम के चेहरे की वो घमंडी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि युवान के मुक्के की ताकत उसके 6 चक्रों वाली ताकत से जरा भी कम नहीं थी।
ये महसूस करते ही लाताम ने हैरानी भरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, ये ये कैसे मुमकिन है? अंदर ही अंदर लाताम कांप गया था। उसे समझ आ गया कि उसका पाला किसी आम लड़के से नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक दुश्मन से पड़ा था। अब उसने युवान को कम आंकने की गलती नहीं की और झटके से अपनी मुट्ठियों को पंजों में बदल दिया। उसके पंजों से निकलती तेज हवाएं एक पैने खंजर की तरह सीधा युवान के गले को चीरने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन युवान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने तुरंत अपने पैरों को मोड़ा और एक बार फिर व्याल रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसका शरीर धुएं की तरह वहां से गायब सा हो गया। लाताम के पंजों का वो कातिलाना हमला युवान के शरीर से सिर्फ कुछ इंच की दूरी से चूक गया और इसी पल का फायदा उठाते हुए युवान ने अपना जोरदार मुक्का सीधा लाताम के चेहरे की तरफ दे मारा। इस हमले में जरा भी दया नहीं थी, बस बेइंतहा गुस्सा और बेरहमी भरी हुई थी। अपने चेहरे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए उस जानलेवा मुक्के को देख लाताम के पसीने छूट गए और उसका दिल घबराहट के मारे जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, 6 चक्रों की ताकत, बाहर आओ! उसके इतना कहते ही आसपास मौजूद सारी शक्तियां एक सैलाब की तरह उमड़कर लाताम के शरीर में समाने लगीं। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ाने लगे और उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी, जिसने उसे एक अटूट कवच की तरह ढक लिया। इतने में युवान का ताकतवर मुक्का सीधा लाताम के चेहरे को ढकने वाली उस शक्तियों की रोशनी से जाकर टकराया। लेकिन वो हमला उस कवच के आर पार नहीं जा पाया, बल्कि उल्टा शक्तियों के जोरदार झटके ने युवान को हवा में पीछे की तरफ उछाल दिया। ये देखते ही लाताम ने गुस्से से लाल आंखों के साथ युवान से कहा, एक छोटे से लड़के से निपटने के लिए मुझे अपने 6 चक्र खोलने पड़े, तेरी इतनी जरूरत? अब तू बिना किसी अफसोस के मरने के लिए तैयार हो जा, कमजर्व! अपने से 2 चक्र कम वाले लड़के से इस तरह मुंह की खाना लाताम के गुरूर पर बहुत बड़ी चोट थी। पल भर में लाताम एक बार फिर तेजी से आगे की तरफ झपटा। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी कहीं ज्यादा भयंकर थी। उसके पंजों से एक खौफनाक काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जिससे सड़ांध जैसी बदबू फैल गई। हमला करते हुए लाताम अपनी खुरदुरी आवाज में चिल्लाया, अब तू मेरी मध्य तकनीक के हमले से बच नहीं पाएगा, बच्चे! ये देखकर युवान ने अपनी आंखें छोटी की और बड़ी धीमी रफ्तार से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो कोई विशाल पहाड़ उठा रहा हो। उसके हाथ के जरा से हिलने पर भी हवा को चीरने वाली तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। तब गहरी सांस लेते हुए युवान ने चिल्लाकर कहा, 4 चक्रों की ताकत, बाहर आ जाओ! इतना कहते युवान के शरीर की नसें जोरों से फड़कने लगी। उसके शरीर ने एक जबरदस्त खिंचाव पैदा किया, जो आसपास की सारी शक्तियों को तेजी से अपने अंदर सोखने लगा। फिर इन शक्तियों को एक भयंकर ताकत में बदलकर युवान के हाथों में भेजने लगा। देखते ही देखते युवान के शरीर से एक बेहद खतरनाक दबाव निकलकर चारों तरफ फैलने लगा। आखिर में बड़ी शांत लेकिन धारदार आवाज में युवान ने अपना अगला पैतरा चला, व्याल हमला, धरती को चीर दो! बीते कुछ दिनों से लगातार तिलिस्मी जानवरों को मारने के बाद आज आखिरकार युवान को किसी जानवर पर अपना खूंखार हमला इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया था। तो आखिर कैसे 6 चक्रों वाले इस योद्धा को हराने में कामयाब होगा युवान, और क्या 36 जीव चक्र अक्षर उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3057। जावर, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? युवान के मुक्का मारते ही ऐसा लगा मानो जमीन में एक भयंकर भूकंप आ गया। उसके मुक्के से आगे की हवा पूरी तरह से फट गई और एक विनाशकारी ताकत ज्वालामुखी की तरह बाहर निकली। यह खौफनाक नजारा देखकर लाताम के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, ये कैसे हो सकता है? शरीर के बाहर की शक्तियां! लाताम अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा कमाल सिर्फ कोई बलवान योद्धा ही कर सकता था, या फिर तब मुमकिन था जब कोई बेहद ताकतवर तकनीक इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन एक महज 4 चक्रों वाला नौसिखिया भला इतनी खतरनाक तकनीक कैसे सीख सकता था? पर इससे पहले कि लाताम अपनी इस हैरानी से बाहर आ पाता, वो मौत का मुक्का हवा को चीरते हुए सीधा आकर उसके सीने से टकरा गया। उससे बचने का जरा भी मौका नहीं मिला। वो जोरदार हमला लगते ही लाताम का शरीर किसी तोप के गोले की तरह हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। हवा में ही उसके मुंह से ढेर सारा खून का फव्वारा फूट पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियां दरक चुकी थीं, लेकिन अपनी जान बचाने की खातिर उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और घिसटते हुए वहां से भागने लगा। वो अब सब कुछ समझ चुका था, जिसके चलते उसने कहा, 4 चक्रों वाले इस लड़के की ताकत किसी शैतान से कम नहीं है। भागते हुए लाताम को देखकर युवान की आंखों में किसी कातिल जैसी खौफनाक चमक छा गई। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। तभी युवान के गले पर एक अक्षर चमकने लगा और उसने अपना मुंह खोलकर एक भयंकर दहाड़ लगाई। वो एक तकनीक थी जिसका नाम था बाघ अक्षर। उस दहाड़ की एक जोरदार आवाज की लहर पूरे जंगल में गूंज उठी, जिसने भागते हुए लाताम के शरीर को पल भर के लिए सुन्न कर दिया। उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा और शरीर का सारा खून उबलने लगा। जब तक लाताम के होश वापस आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीखने का मौका दिए बिना युवान का हाथ जोर से आकर लाताम के सिर पर लगा और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब बेहोश पड़े लाताम को देखते हुए युवान ने उसे घसीट कर उठाया और तेजी से उस घाटी की तरफ भागने लगा जहां चंद्रिका मौजूद थी। भले ही वो जानता था कि चंद्रिका के पास अपने बचाव के लिए
कई तरकीबें थी, फिर भी उसे डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था जैसे उसके पैरों में आग लगी हो। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं और वो पसीने में नहाया हुआ किसी जख्मी योद्धा से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो हाँफते हुए घाटी में पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह दंग रह गया। वहां किसी लड़ाई का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि माहौल एकदम शांत था। चंद्रिका बड़े ही आराम से एक चट्टान पर बैठी हुई थी और अपनी हरे रंग की बोतल को टेढ़ा करके बड़े ही मजे से शराब पी रही थी। और तो और उसके बगल में गारो जमीन पर लेटा हुआ आराम से उबासी ले रहा था। हैरानी भरी आंखों से ये सब देखते हुए युवान के मुंह से बस इतना ही निकला, ये क्या हुआ? यहाँ इतनी शांति तो नहीं होनी चाहिए थी। वहां दूर दूर तक किसी लड़ाई या खतरे का कोई अता पता नहीं था। ये देखकर युवान धीरे धीरे चलते हुए उनके पास गया और हाँफते हुए उसने पूछा, चंद्रिका, क्या तुम ठीक हो? युवान की उस बुरी हालत और उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र को देखकर चंद्रिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। फिर अपना सर हिलाते हुए उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वो पल भर के लिए रुकी और फिर थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, लेकिन एक बहुत ही नासमझ और बदनसीब इंसान के साथ वहां एक छोटा सा हादसा जरूर हो गया। ये सुनते युवान ने हड़बड़ाते हुए पूछा, वो आदमी, वो कहाँ है? इस पर चंद्रिका ने अपनी उंगली बढ़ाई और जमीन पर लेटे गारो की तरफ इशारा कर दिया। अपनी मालकिन का इशारा पाते ही गारो ने मजे से अपनी पूंछ हिलाई और अपने मुंह से एक चमचमाता हुआ कागज बाहर उछाल दिया। तभी चंद्रिका ने उस कागज की तरफ इशारा करते हुए एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, बस यही बचा है उस बेचारे का। वहीं गारो के मुंह से निकले उस कागज को देखकर युवान दंग खड़ा रहा। फिर अचानक उसे सारी कहानी समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि वो बदनसीब आदमी असल में गारो का खाना बन चुका था। अपने होठों को सिकोड़ते हुए और उस आदमी के लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस करते हुए युवान ने आ भरी और कहा, सब खा जाता है ये गारो तो। मुझे लगा था कि ये फल भक्षी है, लेकिन ये कमबख्त तो नर भक्षी निकला। बेचारे इंसान की कितनी दर्दनाक मौत हुई है। युवान मनी मन सोच रहा था कि मरने से पहले उस शख्स ने कैसा खौफनाक नजारा देखा होगा और उसका दिमागी संतुलन कितना बिगड़ गया होगा। ये सोचते हुए युवान आगे झुका और उसने जमीन से उस कागज को उठा लिया। मगर जैसे ही उसने उस कागज पर नजर डाली तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। उस कागज में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसके अंदर कई सारे लफ्ज लिखे हुए थे जो साफ साफ पढ़े भी नहीं जा रहे थे। तभी पास मौजूद चंद्रिका ने बिना कोई खास दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास तकनीक को संभाल कर रखने के लिए किया जाता है। ये सुनते युवान की आंखें लालच और हैरानी से चमक उठी और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या सच में इसके अंदर कोई खास तकनीक होती है? वो अच्छी तरह से जानता था कि किसी आम तकनीक को इतने शानदार तरीके से संभाल कर नहीं रखा जाता। इस ख्याल के साथ ही युवान ने मनी मन सोचा, क्या सच में इन निकम्मों के हाथ कोई बेशकीमती खजाना लग गया था? यही पता लगाने के लिए युवान ने तुरंत अपनी शक्तियां उस कागज के अंदर डालनी शुरू कर दी और शक्तियों के अंदर जाते ही कागज की रोशनी तेजी से झपकने लगी। अगले पल उस कागज में से एक तेज रोशनी निकलकर सीधे हवा में तैरने लगी और उसके अंदर छिपे लफ्ज अब साफ साफ दिखाई देने लगे। हवा में तैरते इन शब्दों को घूरते हुए युवान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और हैरानी भरी आवाज में कहा, यह तो कोई शुरुआती तकनीक लग रही है जिसका नाम है उग्र शक्ति तकनीक। लेकिन फिर उस नाम को पढ़कर युवान को कुछ अजीब लगा और उसने कुछ सोचकर खुद से सवाल किया, और ये उग्र शक्ति तकनीक मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुन रखा था। तभी अचानक उसका दिमाग चला और उसने झटके से कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया, जारा महल। ये उग्र शक्ति तकनीक तो जारा महल की सबसे ताकतवर तकनीकों में से एक है। सुना है कि रक्तप्रस्थ साम्राज्य ने खुद उन्हें ये तकनीक इनाम में दी थी। ये याद आते ही युवान के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे और उसने हड़बड़ा कर कहा, तो क्या इसका मतलब ये दोनों गुंडे जारा महल से आए थे? लेकिन इनकी कमजोर शक्तियों को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो इतने काबिल थे कि उनके हाथ जारा महल की सबसे खास तकनीक लग सके। दाल में कुछ तो काला लग रहा है। यही सारी बातें सोचकर युवान का दिमाग चकराने लगा और उसने ना में अपना सिर हिलाया। भले ही उसे इस गुत्थी का कोई सिरा नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी युवान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसने फौरन उस कागज को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। उसे अच्छे से याद था कि एक बार उसके पिता ने उसे बताया था कि जारा महल की उग्र शक्ति तकनीक बेहद खूंखार और खतरनाक थी। माना कि यह सिर्फ एक शुरुआती तकनीक थी, लेकिन इसकी ताकत किसी मध्य तकनीक के बराबर थी। और अब जब इतना बड़ा खजाना खुद चलकर उसके हाथों में आ गया था, तो इसे वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इन सब के बाद युवान ने अपना सिर उठाकर दूर जंगल की तरफ देखा और हल्की फिक्र के साथ कहा, लेकिन सेनापति लतावर अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें गए तो काफी देर हो गई है। युवान अच्छी तरह से जानता था कि एक शूरवीर योद्धा की इंद्रियां कितनी तेज होती थीं। उन्हें तो अब तक भनक लग जानी चाहिए थी कि यहाँ कोई गड़बड़ थी, मगर वो नहीं जानता था कि अभी से काफी देर पहले वहां से काफी दूरी पर कुछ और ही हो चुका था।
उस वक्त सेनापति लतावर ने युवान की हिफाजत के लिए अपने 2 शाही योद्धाओं को भेजा था, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद उन्हें जंगल से कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। खतरे को भांपते हुए लतावर ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, चलो यहां से चलते हैं। बिना जावर से कुछ कहे लतावर के शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। वो पलक झपकते एक रोशनी के गोले में बदल गए और सीधे उस दिशा में उड़ चले जहां से हलचल की आवाज आ रही थी। कुछ ही मिनटों बाद लतावर एक खुले मैदान में पहुंचे और उनकी नजर सामने लड़ रहे 4 लोगों पर पड़ी। उन चारों में से 2 योद्धा वही थे जिन्हें उन्होंने युवान की हिफाजत के लिए भेजा था। ये नजारा देखकर लतावर ने गुस्से से आग बबूला होते हुए चिल्ला कर कहा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते उन्होंने अपना हाथ जोर से लहराया। उनके हाथों से शक्तियों की एक तेज आंधी निकली जिसने चारों लोगों को एक दूसरे से झटके से अलग कर दिया। अपने सेनापति को वहां देखकर दोनों शाही योद्धाओं ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सेनापति, हम सीधे राजकुमार की तरफ ही जा रहे थे कि तभी इन दोनों ने बीच में आकर हमारा रास्ता रोक लिया। उनकी बात सुनते ही लतावर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सामने खड़े उन दोनों अजनबियों की तरफ बेरहमी से घूरते हुए कहा, क्या तुम दोनों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? इतने में पीछे से भागते हुए जावर वहां पहुंचा। उसने अपने चेहरे पर झूठी शर्मिंदगी का नाटक करते हुए कहा, शांत हो जाइए सेनापति लतावर, कृपया गुस्सा मत कीजिए। ये दोनों जारा महल के आदमी हैं और मैंने इन्हें उन चारों को ढूंढने का काम सौंपा था। शायद इन्हें कोई गलतफहमी हो गई और इन्होंने आपके ही आदमियों को चोर समझ लिया। इतना कहकर जावर उन दोनों आदमियों की तरफ पलटा और उन्हें डांटने का दिखावा करते हुए बोला, तुम दोनों निकम्मे अभी तक यहीं खड़े हो? दफा हो जाओ यहां से, कबाब में हड्डी कहीं के। एक काम भी सही से नहीं होता तुम लोगों से। लतावर की आंखों में खून उतर आया था और वो इस पूरे नाटक को गौर से देख रहे थे। अपने सैनिकों को युवान के पास भेजकर वो बाकी लोगों के साथ वहीं इंतजार करने लगे। आखिर उन्हें अपने दुश्मन यानी जावर और उसके साथियों पर कड़ी नजर जो रखनी थी। कुछ देर बाद भी जब जावर अपनी जगह पर ही खड़े होकर मुस्कुराता रहा, तब लतावर ने अपना रुख जावर की तरफ किया और दांत पीसते हुए उससे पूछा, जावर, आखिर तेरा खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है? जावर अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पास के एक जंगल से एक खूंखार बाघ की दहाड़ गूंज उठी। उस दहाड़ को सुनते ही लतावर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, बाघ अक्षर? बाप रे, राजकुमार खतरे में! ये सब जारा महल की साजिश है। उस एक दहाड़ ने लतावर को सारी साजिश समझा दी थी। उन्होंने अपने गुस्से से कांपते चेहरे को जावर की तरफ घुमाया और दहाड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत जावर? इस पर जावर ने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लिए लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि सेनापति लतावर किस बारे में बात कर रहे हैं। हम तो बस यहाँ चोर ढूंढने आए थे। जावर मनी मन खुश हो रहा था कि उसके भेजे गए दोनों चोरों ने अब तक अपना काम खत्म कर ही दिया होगा। ये देखकर लतावर ने आग बबूला होते हुए चिल्ला कर कहा, अगर राजकुमार को खरोच भी आई तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इतना कहते ही उनके शरीर के चारों ओर शक्तियों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जमीन पर इतनी जोर से पैर पटका कि धरती में दरारें पड़ गईं और वो बिजली की तरह आसमान चीरते हुए सीधे वादी की तरफ उड़ चले। लतावर को इस तरह घबराकर भागते देख जावर के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया और वो भी तेजी से लतावर के पीछे पीछे वादी की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो सभी वादी के करीब पहुंच गए। जब जावर जंगल से बाहर निकला तब उसका चेहरा खुशी से खिल रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वादी में तबाही मची होगी और युवान खून से लथपथ अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा होगा। इन्हीं ख्यालों ने उसकी मुस्कुराहट को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरों ने ऐसा कुछ देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वो पतला दुबला नौजवान मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रहा था। युवान को जिंदा खड़ा देख जावर की मुस्कुराहट वहीं जम गई। उसने मनी मन हैरानी और खौफ के मारे खुद से कहा, युवान, ये अभी तक जिंदा कैसे है? इसे तो अब तक अधमरा हो जाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर युवान को सही सलामत देखकर लतावर ने चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था मानो उनके कंधे से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो तुरंत युवान के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए और शर्मिंदगी भरी आवाज में कहने लगे, राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ पहुंचने में काफी देर हो गई। आप मुझे जो चाहें वो सजा दे सकते हैं। इस पर युवान ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन्हें उठाकर कहा, खड़े हो जाइए सेनापति लतावर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लतावर जैसे ही खड़े हुए तो उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक दौड़ गई। उन्होंने पास ही जमीन पर बेहोश पड़े लाताम को देखा और खूंखार आवाज में सवाल किया, राजकुमार, क्या इस कमजर्फ ने आप पर हमला किया था? इससे पहले कि युवान कोई जवाब देता, लतावर के पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी, अरे यही तो वो चोर है जो हमारी हवेली से चोरी करके भागा था। ये कहकर जावर तेजी से आगे बढ़ा और उसने बेहोश लाताम का गिरेबान पकड़ लिया। उसके बाद उसने एक जोरदार थप्पड़ लाताम के मुंह पर जड़ दिया। आखिर में उसने झूठे गुस्से का नाटक करते हुए चिल्लाकर कहा, बोल नीच चोर, कहाँ है वो चीज जो तूने जारा महल से चुराई है? उस जोरदार थप्पड़ से लाताम झटके से होश में आ गया। जैसे ही उसने अपने सामने जावर का खूंखार चेहरा देखा तो वो घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। जावर, लेकिन इससे पहले कि लाताम अपनी बात पूरी कर पाता,
जावर ने अपनी आंखों में दरिंदगी लाते हुए कहा, एक तो चोरी करता है, ऊपर से बात छुपाता है। तेरे जैसे की सजा तो मौत ही होनी चाहिए। जा मर जा। और अपने हाथों से एक तेज शक्ति निकालकर एक झटके में जावर ने लाताम की गर्दन तोड़ दी। तब लाताम की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मरते दम तक जावर को ऐसे घूरता रहा मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वहीं जावर ने उस लाश की नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और तुरंत उसके कपड़े फाड़कर कुछ ढूंढने लगा। कुछ ही पलों बाद वो रुका और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। ये सारा तमाशा देखकर लतावर ने अपनी नजरों को खतरनाक करते हुए कहा, जावर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने इस मुजरिम की आवाज हमेशा के लिए दबा दी है। इतना कहती लतावर ने अपना हाथ लहराया और दर्जनों शाही योद्धाओं ने तुरंत जावर को चारों तरफ से घेर लिया। मगर जावर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बड़ी बेबाकी और लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सेनापति लतावर। इस नीच चोर ने हमारे राजकुमार पर हमला करने की जरूरत की थी। इसके लिए तो इसे मौत की सजा मिलनी ही चाहिए थी। और तो और, इन चोरों ने हमारे जारा महल की उग्र शक्ति तकनीक भी चुराई है। ये नाम सुनते लतावर पूरी तरह से दंग रह गए और मनी मन सोचने लगे, क्या सच में जारा महल की उग्र शक्ति तकनीक चोरी हो गई है? तो क्या जावर के जोर देने पर युवान को वापस करनी पड़ेगी जारा महल की सबसे खास उग्र शक्ति तकनीक? और कैसे तैयार कर पाएगा विदुर खुद को अकीरा दल में बेहद खास मानी जाने वाली गोली प्रतियोगिता के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 3058 शायद एक चोर भाग गया होगा। जंगल में जावर युवान और बाकियों के पास आ गया था, जहां उसने सबसे पहले लाताम को मार डाला ताकि वो कहीं सब सच ना उगल दे। उसके बाद जावर ने तुरंत युवान की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़े और बड़ी चालाकी से कहा, राजकुमार, वो दो चोर थे। आपको पता है क्या कि वो दूसरा चोर कहाँ है? जारा महल की वो उग्र शक्ति तकनीक पक्का उसी के पास होगी। ये सुनकर युवान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, दो चोर थे? मुझे तो सिर्फ यही मिला था। उस दूसरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शायद वो दूसरा चोर तुम्हारा खजाना लेकर रफू चक्कर हो गया होगा। उसका जवाब सुनते ही जावर का चेहरा झटके से सिकुड़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर युवान ने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए तंज कसा, क्या बात है जावर जी, आपको इतना पक्का यकीन कैसे है कि वो चोर यहां से भाग नहीं सकता? ये सवाल सुनते ही जावर के दिल की धड़कन रुक सी गई और उसकी आंखों में खौफ और उलझन साफ छलकने लगी। तब युवान ने अपना हाथ लहराते हुए बड़े ही लापरवाही भरे अंदाज में आगे कहा, मैंने सच में किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा। आप चाहें तो अपनी तलाशी जारी रख सकते हैं। वैसे भी यहाँ काफी गंदगी फैल चुकी है, इसलिए मैं आपको यहाँ और देर रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। युवान को इस तरह खुद को वहां से बेइज्जत करके भगाते देख जावर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उन लोगों ने आज युवान का खेल खत्म करने की पूरी साजिश रची थी, लेकिन ये नौजवान न सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि उनकी सबसे कीमती उग्र शक्ति तकनीक भी कहीं गायब हो गई थी। ये तो मानो जारा महल वालों के लिए एक तीर से दो शिकार होने वाली बात हो गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस तीर से खुद उनका ही शिकार हो गया था। जावर को पता था कि जब राजा जारादित्य वापस आते तो ये खबर सुनकर वो आग बबूला हो जाते। भले ही जावर को ये नहीं पता था कि यहाँ असल में क्या हुआ था, लेकिन उसे इस बात का पूरा शक था कि वो उग्र शक्ति तकनीक अब युवान के ही कब्जे में थी। लेकिन वो कर भी क्या सकता था? राजकुमार होने के नाते वो जबरदस्ती युवान की तलाशी तो नहीं ले सकता था। और वैसे भी लतावर उसे ऐसी खूंखार नजरों से देख रहा था मानो मौका मिलते ही उसे कच्चा चबा जाता। इन्हीं ख्यालों में उलझते हुए जावर ने गुस्से से अपने दांत पीसे और मजबूरी में अपने हाथ जोड़ लिए। फिर बिना एक शब्द कहे उसने अपने साथियों को इशारा किया और भारी कदमों के साथ वहां से लौट गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि इस बार जारा महल को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना नामुमकिन था। वहीं दूसरी ओर लतावर ने जावर को वहां से जाते हुए देखा। आज जो कुछ भी हुआ था उसका सीधा नाता जारा महल से था, इसलिए लतावर उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उसने युवान की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, हमें उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ये सुनकर युवान ने लापरवाही भरे अंदाज में अपना हाथ लहराते हुए कहा, वो लोग बहुत चालाक हैं सेनापति लतावर। मुझे यकीन है कि उन्होंने पहले से ही कोई ना कोई बहाना सोच कर रखा होगा। और वैसे भी वो दोनों अपराधी पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए जब तक हम सीधे तौर पर उनसे जंग का ऐलान नहीं करते वो कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। राजकुमार की ये बात सुनकर लतावर के दिल में एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। उसे समझ आ गया था कि दूसरा चोर भी यहीं मारा गया था, लेकिन एक बात थी जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसने सुना था कि उस दूसरे चोर की ताकत बलवान जितनी थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ युवान और चंद्रिका ही मौजूद थे जिनके शरीर से जरा भी शक्तियां महसूस ही नहीं हो रही थी। तो आखिर उस बलवान ताकतवर चोर को मारा किसने? लतावर का दिमाग सवालों से भरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि ये सवाल पूछने का सही वक्त नहीं था, इसलिए उसने सिर झुकाते हुए कहा, राजकुमार, मैं अपने आदमियों को भेजकर महाराज को इस बात की इत्तला कर देता हूँ। युवान जानता था कि रुद्र प्रताप को इस बात की खबर होनी चाहिए
ताकि वो आगे की तैयारियों को पुख्ता कर सके। इसलिए युवान ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बाद लतावर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। लेकिन इस बार वो लोग युवान से ज्यादा दूर नहीं गए और घाटी के ठीक बाहर पहरा देने लगे। उसी घाटी के अंदर चंद्रिका के सामने 36 बोतलें रखी हुई थी। वो अपनी तेज आंखों से उन बोतलों को ही देख रही थी, जिनमें 36 अलग अलग पहले पड़ाव के तिलिस्मी जानवरों का खून मौजूद था। उन बोतलों की अच्छे से जांच करने के बाद उसने सुकून से अपना सर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुमने सारी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली हैं। अब मुझे कुछ तैयारियां करने दो। कल मैं तुम्हें 36 जीव चक्र अक्षर बनाने में मदद करूंगी। ये सुनकर युवान की आंखों में एक चमक सी आ गई, जिसके साथ ही उसने तुरंत उम्मीद भरी आवाज में चंद्रिका से पूछा, चंद्रिका, ये 36 जीव चक्र अक्षर आखिर कितना ताकतवर है? युवान ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अक्षर नहीं देखा था जो चक्रों को खोलने में मदद कर सके, और पूरे महान पौराणिक दल में भी किसी को ऐसे अक्षर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अक्षर कितना ज्यादा कीमती था। तभी चंद्रिका ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, ये एक दूसरे पड़ाव का अक्षर है। जब तुम आदि प्रलय मर्दन शिला के दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाओगे, तब मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा दूंगी। ये सुनते युवान ने हड़बड़ाते हुए अपना सर खुजाया और पूछा, क्या मैं ये तरीका दूसरों को भी सिखा सकता हूँ? 36 जीव चक्र अक्षर बहुत ही ज्यादा अनमोल था, खासकर महान पौराणिक दल के लिए। माना कि इसमें थोड़ा खतरा था, लेकिन अगर मजबूत इच्छा शक्ति वाले योद्धाओं को इसके लिए चुना जाए तो कामयाबी जरूर मिल सकती थी। अगर युवान इसे अपनी फौज के योद्धाओं को सिखा पाता तो उनके कई शुरुआती योद्धाओं की ताकत दोगुनी हो जाती, जिससे उनका पौराणिक दल और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता। मगर आखिर यह अक्षर चंद्रिका का ही था, इसलिए इसे किसी और को सिखाने से पहले उसकी इजाजत लेना बेहद जरूरी था। चंद्रिका अभी भी उन बोतलों से ही खेल रही थी और उसने बिना युवान की तरफ देखे ही लापरवाही से कहा, अगर तुम इसे दूसरों को सिखाना चाहते हो तो मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब मुझे दादाजी ने सिखाया था, और क्योंकि तुम उनके शिष्य हो इसलिए तुम्हारा इस पर पूरा हक है। तुम इसके साथ जो चाहे कर सकते हो। उसके इस जवाब पर युवान खुशी और एहसान के मारे फूला नहीं समा रहा था। एक दूसरे पड़ाव का अक्षर शायद चंद्रिका के लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन पौराणिक दल के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। तभी चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अब जाओ और जाकर थोड़ा आराम करो। कल सुबह हम इस 36 जीव चक्र अक्षर का असर देखेंगे। जहां एक तरफ युवान 36 जीव चक्र अक्षर बनवाने से पहले थोड़ा आराम करने चला गया था, वहीं दूसरी तरफ जारा महल में तो दूर दूर तक आराम नहीं दिख रहा था, बल्कि जारा महल के अंदर का माहौल इस वक्त बेहद गर्म था। जैसे चिरायु ने जावर की बात सुनी तो वो झटके से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से राख जैसा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। इस गुस्से के साथ ही उसने जावर पर चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उग्र शक्ति तकनीक गायब हो गई? चिरायु को इस तरह गुस्से से आग बबूला होते देख जावर डर के मारे कांपने लगा। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मालिक, जब तक मैं वहां पहुंचा लाताम पकड़ा जा चुका था और उसके सरदार का तो वहां नामो निशान तक नहीं था। ये सुनते ही चिरायु ने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाना जारी रखा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सरदार तो बलवान था ना। युवान किसी भी कीमत पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और रही बात उस लड़की चंद्रिका की, तो उसके शरीर से तो जरा सी भी शक्तियां महसूस नहीं होती, इसलिए तो नामुमकिन है कि वो लाताम का सरदार मारा गया हो। इस पर जावर ने घबराते हुए जवाब दिया, तो क्या क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस खजाने को लेकर वहां से भाग गया हो? तब चिरायु की आंखों में खौफनाक चमक आ गई और उसने गुरूर और गुस्से में हुक्म दिया, क्या उस नौकर में इतनी हिम्मत आ गई? तुरंत उसकी तस्वीरें हर जगह फैला दो, एक एक चप्पा छान मारो। हमें किसी भी कीमत पर वो उग्र शक्ति तकनीक वापस चाहिए। उग्र शक्ति तकनीक कोई आम तकनीक नहीं थी। यह खुद रक्तप्रस्थ साम्राज्य ने उसके पिता को तोहफे में दी थी, और ये जारा महल की सबसे ताकतवर तकनीकों में से एक मानी जाती थी। सिर्फ वो लोग जिन्होंने दल के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो, उन्हें ही इसे सीखने का मौका मिलता था। और अब जब ये उसी के हाथों से खो गई थी, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिता के वापस लौटने पर उसका क्या हश्र होता। यह खौफनाक मंजर सोचकर ही चिरायु के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा गुस्से और खौफ से बिगड़ा हुआ था। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और पास ही रखा चाय का प्याला उठाया, लेकिन उसके दिल में जल रही आग इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। अगली पल उसने वो चाय का प्याला जोर से जमीन पर दे मारा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा करते हुए चिरायु ने किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए कहा, युवान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने सोचा था कि वो युवान को एक सबक सिखाता, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया था। इतना घमंडी होने के बावजूद चिरायु इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अगली सुबह काल पहाड़ी के जंगल में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी और हरे भरे पत्तों पर उसकी सफेद परत जमी हुई थी। चंद्रिका ने अपने हाथ में पकड़ी एक पारदर्शी बोतल को हल्का सा हिलाया। वो बोतल एक गाढ़े लाल रंग के तरल से आधी भरी हुई थी। जैसे जैसे वो बोतल हिल रही थी, उसमें से एक बेहद खूंखार एहसास बाहर आ रहा था, मानो उस छोटी सी बोतल में से जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही हो। ये देखकर युवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने इसी हैरानी में पूछा,
इतने सारे खून में से सिर्फ इतना ही बचा? 36 पहले पड़ाव के तिलिस्मी जानवरों का खून, और उससे आधी बोतल भी नहीं भर पाई थी। ये बात युवान को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। वहीं उसके सवाल पर चंद्रिका ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने इसमें से सिर्फ सबसे जरूरी और असली हिस्सा ही निकाला है। 36 तिलिस्मी जानवरों के खून की सारी खूंखार ताकत अब इस एक बोतल में जमा हो गई है, जिससे इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये आधी बोतल तुम्हें कम से कम 5 बार इस्तेमाल करने के लिए काफी होगी। इतना कहकर चंद्रिका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई हरे रंग की कलम को हल्का सा घुमाया और फिर युवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो अपनी पीठ दिखाओ। ये सुनकर पहले तो युवान थोड़ा शर्माया, लेकिन फिर उसने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी कमीज उतार दी। उसका शरीर देखने में काफी गठीला और मजबूत लग रहा था। तब चंद्रिका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने युवान को समझाते हुए कहा, अपने दिल और दिमाग पर पूरा काबू रखना। इस खूंखार ताकत को अपने दिमाग पर हावी मत होने देना, वरना तुम्हारी आत्मा को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उसकी बात सुनते युवान ने एक गहरी सांस ली और खुद को इस तरह तैयार किया मानो वो किसी बहुत बड़े दुश्मन का सामना करने जा रहा हो। वहीं उसे तैयार देखकर चंद्रिका ने अपनी कलम उस गाढ़े लाल तरल में डुबोकर धीरे से उसे युवान की पीठ की तरफ ले जाना शुरू किया। जैसे ही उस कलम की नोक ने उसकी पीठ को छुआ, युवान के मुंह से दर्द के मारे एक सिसकी निकल गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी पीठ पर खौलता हुआ लावा डाल दिया हो। उसकी चमड़ी बुरी तरह से जलने लगी थी। चंद्रिका के हाथ बड़ी तेजी से युवान की पीठ पर वो रहस्यमयी अक्षर उकेरने लगे। कुछ ही मिनटों बाद चंद्रिका के सफेद हाथों ने आखिरी लकीर पूरी की, जिसके बाद उसने कहा, तैयारी पूरी हो गई। चंद्रिका की आवाज के साथ ही युवान की पीठ पर उकेरे गए उस अक्षर से एक तेज लाल रोशनी फूट पड़ी, और तभी एक के बाद एक कई खूंखार जानवरों की दहाड़े गूंजने लगी। उसी पल युवान की आंखें झटके से सिकुड़ गईं। उसे महसूस हो रहा था कि एक बेहद जंगली और बेरहम ताकत उसकी पीठ चीर कर सीधे उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। युवान के दिमाग में जानवरों की दहाड़े इस कदर गूंज रही थीं कि उसका सिर चकराने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत खूंखार जानवर उसके दिमाग को नोच नोच कर खा रहे हों। लेकिन अच्छी बात यह थी कि युवान इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसके माथे के बीच मौजूद आत्मा में एक हलचल हुई और उसने तुरंत आदि प्रलय मर्दन शिला का ध्यान करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दिव्य चक्की घूमी, उसने खूंखार जानवरों की दहाड़ों को पीस कर चकनाचूर कर दिया। धीरे धीरे युवान का सुन्न पड़ा दिमाग वापस काम करने लगा। इसके तुरंत बाद युवान को अपने शरीर के अंदर एक तेज गर्माहट महसूस हुई। ये गर्माहट किसी जंगली आग की तरह उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। वो समझ गया कि ये उबलती हुई आग और कुछ नहीं बल्कि 36 जीव चक्र अक्षर की ताकत थी। तब उसने तुरंत अपना पूरा ध्यान लगाया और उस आग को अपने 5वें बंद चक्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गर्माहट उस बंद चक्र से टकराई, युवान को महसूस हुआ कि वो चक्र हल्का सा ढीला पड़ने लगा था। ये बदलाव महसूस करते युवान का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया और उस गर्माहट से उस बंद चक्र पर लगातार जोरदार हमले करने लगा। गर्माहट शांत होते ही युवान ने देखा कि उसके 5वें चक्र का एक हिस्सा खुल चुका था। 36 जीव चक्र अक्षर का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार था। इस बारे में सोचते हुए युवान ने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसे ही चला तो 1 महीने के अंदर मेरा 5वां चक्र पूरी तरह खुल जाएगा। अगले कुछ दिनों तक वो इसी कोशिश में जुटा रहा। चक्र की रुकावटें तेजी से साफ हो रही थीं, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी उस खास तरल के लिए खून इकट्ठा करना। उसका जमा किया खून सिर्फ 5 बार ही इस्तेमाल हो सकता था। इसलिए अपनी कोशिश जारी रखने के लिए उसे लगातार जंगल में जाकर पहले पड़ाव के तिलिस्मी जानवरों का शिकार करना पड़ रहा था। इस तरह 10 दिन बीत गए। जंगल में एक और जोरदार आवाज गूंजी। एक खूंखार और भीमकाय जानवर तेजी से युवान की तरफ झपटा। युवान को अपना ताजा शिकार वहीं छोड़कर फुर्ती से एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर छलांग लगानी पड़ी। नीचे वो भीमकाय जानवर युवान की गुस्से भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए उसी के शिकार को चीर फाड़ कर खाने लगा। तब युवान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, इस कवच गेंडा को तो हराना लगभग नामुमकिन है। अगर ये ऐसी मुश्किलें करता रहा तो फिर मैं जानवरों का खून कैसे इकट्ठा करूंगा। तो आखिर कैसे सामना कर पाएगा युवान इस खूंखार तिलिस्मी गेंडे का, और क्या होगा जब शुरू होगी अकीरा दल में गोली प्रतियोगिता। जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3059 दर्द बर्दाश्त कर लीजिए आचार्य। युवान के सामने तिलिस्मी गेंडा आ चुका था, जिसे कवच गेंडा कहा जाता था, जिसकी ताकत 6 चक्रों वाले योद्धा के बराबर थी और उसकी ढाल इतनी मजबूत थी कि 7 चक्रों वाले का वार भी वो आसानी से झेल ले। युवान का व्याल हमला भी उसके शरीर पर सिर्फ खरोचे ही ला पाया था। युवान हमेशा इस गेंडे से बचकर रहता था, लेकिन लगातार इसी इलाके में शिकार करने की वजह से अब वो इसके निशाने पर आ गया था। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि ये जानवर इतना नीच होगा कि उसका शिकार ही चुरा लेगा। तब युवान ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, कमाल है, अब एक गेंडा मुझे परेशान कर रहा है। युवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, लेकिन वो जानता था कि यहाँ रुके रहने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया।
वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ तेजी से उस जंगल से बाहर निकलकर अपनी घाटी की तरफ भागने लगा। जब युवान खाली हाथ घाटी में वापस लौटा तो चंद्रिका उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई। वहीं चंद्रिका की सवाल भरी नजरों को देखकर युवान ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो फिर से एक कवच गेंडे ने मेरा शिकार लूट लिया। ये सुनते ही चंद्रिका अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने हंसते हुए कहा, उस कवच गेंडे की ढाल बहुत मजबूत होती है। किसी 7 चक्रों वाले योद्धा के भी पसीने छूट जाते हैं उसका सामना करने में। लेकिन हाँ, तुम्हारी कलम और ज्यादा ताकतवर होती तो शायद तुम उसकी ढाल को तोड़ सकते थे। युवान ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। वो हर रोज अपनी कलम को थोड़ी ताकत दे रहा था, लेकिन अभी तक उस कलम की दूसरी लकीर रोशन नहीं हो पाई थी। इस बारे में सोचते हुए युवान ने अंदर ही अंदर सोचा, चाहता तो मैं भी हूँ कलम को बेहद ताकतवर करना, ताकि मैं उसके अंदर मौजूद आत्मा से बात तो कर पाऊँ। लेकिन अब किस्मत ही मुझे वो मौका नहीं दे रही है, तो मैं इंतजार करने के सिवा और क्या ही कर सकता हूँ। चंद्रिका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसके साथ उसने आगे कहा, अगर तुमने इस कवच गेंडे से निपटने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और इलाके में जाकर शिकार करना पड़ेगा। ये सुनकर युवान का मुंह लटक गया। एक गेंडे से डरकर भागना, वो किसी भी कीमत पर इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे हर हाल में इस जानवर को सबक सिखाना ही पड़ता। यही सोचते हुए युवान की आंखों में एक गहरी चमक दिखाई दे रही थी, जिसके चलते वो सोचने लगा, माना कि व्याल हमला काफी ताकतवर है, लेकिन इस ढाल वाले जानवर के सामने वो भी फीका पड़ रहा है। मुझे कोई ऐसी तकनीक सीखनी होगी जो मेरे हमलों की ताकत को कई गुना बढ़ा सके। मगर मैं इस जंगल के बीचों बीच आखिर ऐसी ताकतवर तकनीक लाऊं कहां से? यही सोचते हुए अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और एक कागज को बाहर निकाला। ये वही उग्र शक्ति तकनीक थी जो उसने कुछ दिनों पहले ही हासिल की थी। उस कागज को देखकर युवान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे देखना चाहिए कि आखिर जारा महल इस तकनीक के पीछे इतना पागल क्यों है। इतना कहकर युवान जमीन पर बैठ गया और उसने उस कागज के अंदर अपनी शक्तियां भेजनी शुरू की। तुरंत ही उस कागज में से एक तेज रोशनी निकली और हवा में शब्द तैरने लगे। युवान ने पूरी गहराई से उन शब्दों को पढ़ना शुरू किया। वो उग्र शक्ति तकनीक के बारे में जानकारी और उसे सीखने का तरीका था। युवान अभी उस तकनीक को समझने में डूबा ही हुआ था कि अचानक उसे एक हैरानी भरी आवाज सुनाई दी, अरे वाह, ये उग्र शक्ति तकनीक तो काफी अजब और दिलचस्प है। उसने मुड़कर देखा तो चंद्रिका उसके ठीक बगल में खड़ी थी और उसकी तेज नजरें हवा में तैरते शब्दों पर गड़ी हुई थी। तब युवान ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी अभी इसके बारे में पढ़ा। इसका तरीका सच में काफी अलग है। असल में तकनीक चक्रों के अंदर मौजूद शक्तियों को लगातार दबाकर उन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा कर देती है। इस तरह लगातार दबाव पड़ने से शक्तियां बेहद खतरनाक और तेज धार वाली हो जाती हैं, जिसमें किसी भी चीज को चीरने की बेमिसाल ताकत आ जाती है। इस बीच चंद्रिका की आंखों में एक गहरी सोच दिखाई दे रही थी, जिसके साथ उसने कहा, यह तकनीक देखने में तो आसान लगती है, लेकिन शक्तियों को इस हद तक दबाना एक बहुत ही खतरनाक कदम है। और मुझे लगता है कि ये उग्र शक्ति तकनीक असल में सिर्फ कोई शुरुआती तकनीक नहीं होनी चाहिए, यानी इसकी असली ताकत शुरुआती तकनीक से बहुत ज्यादा है। मगर परेशानी यह है कि यह तकनीक अधूरी है। उसकी बात सुनते ही युवान का दिल धक से रह गया और उसने हड़बड़ाकर पूछा, अधूरी? ये कैसे हो सकता है? रक्तप्रस्थ साम्राज्य ने राजा जारादित्य को ये उग्र शक्ति तकनीक इनाम के तौर पर दी थी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जानबूझकर राजा जारादित्य को इसका पूरा हिस्सा ना दिया हो? इस पर चंद्रिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम चाहो तो इसे सीख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, शक्तियों को चक्रों में इस हद तक दबाना तुम्हारे चक्रों पर बहुत भारी पड़ सकता है। अगर तुम्हारा ध्यान जरा सा भी भटका तो तुम उस ताकत पर से काबू खो बैठोगे और तुम्हारे चक्र बुरी तरह फट सकते हैं। लेकिन ये सावधानी सुनकर भी युवान के चेहरे पर खौफ की जगह एक मुस्कुराहट आ गई। चक्रों की मजबूती के मामले में शायद ही पूरे साम्राज्य में कोई ऐसा योद्धा होगा जो युवान का मुकाबला कर सके। आखिर वो 8 खुले चक्रों के साथ जन्मा था, भले ही बाद में उसके चक्रों को बंद कर दिया गया था, लेकिन उनकी नींव आज भी चट्टान की तरह मजबूत थी। यही सब सोचकर युवान के चेहरे पर इस तकनीक को सीखने की बेताबी साफ नजर आ रही थी। इस बेताबी के चलते उसने कहा, तो फिर मैं इस उग्र शक्ति तकनीक पर अपना हाथ जरूर आजमाऊंगा। और जैसा उसने सोचा था उसने वैसा ही किया। चंद्रिका को बताने के बाद युवान जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना ध्यान लगाया और उसके चक्रों से खिंचाव पैदा हुआ, जो आसपास की शक्तियों को खींचकर उसके शरीर के अंदर भरने लगा। जैसी शक्तियां उसके चक्रों में पहुंची, युवान ने उग्र शक्ति तकनीक के उस खतरनाक तरीके को अपनाना शुरू किया। मगर उसे अपनी कोशिशों में नाकाम होते हुए तकरीबन 5 दिन बीत गए। 5 दिन के आखिर में युवान ने झटके से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके चेहरे पर नाकामी का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो खुशी से झूम उठा था। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी 2 उंगलियों को सीधा किया। जैसे उसने अपना ध्यान लगाया, उसकी उंगलियों से एक बेहद हल्की सी हरे रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। वो हरे रंग की रोशनी देखने में बेहद कमजोर लग रही थी। इतने में युवान ने अपनी उंगलियों से नीचे रखे उस बड़े से पत्थर पर एक जोरदार वार किया। एक अजीब सी आवाज गूंजी और युवान की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने देखा कि वो भारी भरकम पत्थर
इस तरह से कटकर दो हिस्सों में बट गया था, मानो वो कोई पत्थर नहीं मक्खन हो। पत्थर के कटने की जगह किसी शीशे की तरह साफ और चिकनी थी। तब युवान की आंखों में एक चमक आ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने खुद को संभालते हुए थोड़ी हैरानी के साथ कहा, तो ये है उग्र शक्ति तकनीक। बाप रे, ये तो किसी भी चीज को चीर कर रख सकती है। यह हमला इतना खतरनाक था कि 7 चक्रों से कम वाला कोई भी योद्धा इसके एक ही वार में बुरी तरह घायल हो जाता। यहाँ तक कि 7 चक्रों वाले किसी ताकतवर योद्धा को भी इस हमले से बचकर ही निकलना पड़ता। इस एहसास के चलते युवान ने यकीन से भरी आवाज के साथ कहा, अब जब मेरे पास ये उग्र शक्ति तकनीक आ गई है, तो अगर वो कमबख्त गेंडा दोबारा मेरे सामने आया तो मैं अपनी एक ही उंगली से उसकी जान ले लूंगा। जहां व्योम ग्रह की काल पहाड़ी में युवान अपना 5वां चक्र खोलने की लगातार कोशिशें करता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर इस वक्त से तकरीबन 24 से 25 हजार साल बाद के वक्त में कहानी कुछ और ही थी। उस वक्त मार्कस ग्रह के अकीरा दल में विदुर और सम्यक एक साथ घर की छत पर बैठे थे। उनके ठीक सामने खाना रखा था और वो खुले आसमान के नीचे खाते जा रहे थे। अपने गुरुकुल के कुछ लोगों के साथ अच्छी खासी उठापटक करने के बाद सम्यक के अंदर काफी जोश भर गया था। खाना खाते हुए उसने चुपके से कुछ जाम शराब के भी गटक लिए और फिर नशे में उल्टी सीधी बातें बकने लगा। एक पल वो पूरी जिद के साथ अपना वजन कम करने की कस्में खाता, तो अगले ही पल जांभा परिवार की छोटी राजकुमारी के किस्से सुनाने लगता। इसी नशे की हालत में झूमते हुए सम्यक ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ यार, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तू मेरी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन क्या तुझे पता है कि मैं अपना वजन कम क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे डर है कि अगर मैं पतला हो गया तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगी यार। बड़बड़ाते हुए सम्यक तब तक पीता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से नशे में धुत होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। उसे तो आखिरी दम तक ये होश तक नहीं रह गया था कि पास बैठे विदुर ने शराब का एक कतरा तक नहीं छुआ था। वहीं सम्यक को ऐसे जमीन पर गिरा देख विदुर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि ये सम्यक जब भी नशे में होता था तो ऐसी बकवास करता था, और ऐसे में विदुर का खामोश रहना ही बेहतर था। देखा जाए तो सम्यक की अपनी अलग परेशानियां थी। आलस तो जैसे उसकी रग रग में बसा था। ऐसा नहीं था कि वो खुद को बदलना नहीं चाहता था, बस कुछ आदतें इंसान की फितरत बन जाती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ही पलों में विदुर ने बेहोश पड़े सम्यक को चुपके से नीचे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटा दिया। ऐसा करने के बाद विदुर सीधे अपने घर के पिछले हिस्से में मौजूद गोली बनाने वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। इस दौरान उसकी कमीज के अंदर उसके सीने से लगी एक काले रंग की मामूली सी अंगूठी शांति से रखी हुई थी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां धारिणी देवी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई सी उस कमरे के अंदर देख रही थी। फिर अपने बालों को समेटते हुए अपनी मां को देख विदुर ने दबी हुई आवाज में कहा, माँ, वो सम्यक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो वो मेरे बिस्तर पर सो गया है। ये सुनते ही धारिणी देवी ने अपना सर हिलाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, इतना पिएगा तो तबीयत तो खराब होगी ही ना, कोई बात नहीं। उनकी बातें सुनते ही विदुर के चेहरे पर हैरानी और घबराहट दिखने लगी, जिसके साथ उसने पूछा, तो इसका मतलब आपको पता था कि वो? उसकी बात पूरी होने के पहले ही धारिणी देवी ने जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि वो छुपकर क्या करता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सिर्फ उसके साथ बैठते हो और कुछ करते नहीं। एक माँ को सब पता होता है बेटे, वो बस जाहिर नहीं किया करती। खैर, अब जो कि तुम यहाँ आई गए हो तो चलो गोली बनाना शुरू करते हैं। इसलिए तो तुम यहाँ आए हो ना? अपनी माँ की बात पर पहले तो विदुर थोड़ा झिझक दिखाने लगा, लेकिन फिर उसने हामी भरते हुए कहा, जी माँ। गहरी सांस लेते हुए विदुर अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगा। तभी धारिणी देवी ने अपनी शक्तियों को धीरे से जमीन की तरफ भेजा, जिससे गोलियों के कमरे का फर्श 2 हिस्सों में बट गया और वहां से नीचे जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। इन सीढ़ियों को देखकर विदुर काफी ज्यादा हैरान हो गया, मगर फिर वो अपनी माँ के पीछे सीढ़ियों से उतरने लगा। कुछ पलों बाद वो दोनों एक खुफिया कमरे में पहुंच गए। ये कमरा नायाब जड़ी बूटियों और ढेर सारी कढ़ाइयों से भरा हुआ था। भले ही वो कढ़ाइयाँ विदुर के पिता की जादुई कढ़ाई जितनी खास नहीं थी, मगर उनसे कम रैंक की दवा तो बनाई ही जा सकती थी। उसी कमरे में मौजूद एक छोटे से दरवाजे के पार एक अलग थलग जगह मौजूद थी। उसके बिल्कुल बीचों बीच एक लोहे का बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, जो जमीन के अंदर की गर्मी से खौलते हुए पानी से भरा था। उस पानी की सतह से लगातार बैंगनी रंग की भाप उठ रही थी। बर्तन में मौजूद उस पानी को देखकर विदुर ने किसी तरह अपनी कपकपी को रोका। उस बर्तन के अंदर एक खास चीज मौजूद थी। तभी अचानक उसकी माँ ने उस उबलते हुए पानी में 2 तरह की जड़ी बूटियां डाल दी। उनके पानी में गिरते ही वो पानी और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से उबलने लगा। इस पानी में जाते ही शरीर में एक भयंकर खुजली मचती थी। अगर कोई इस खुजली से हार मानकर अपने शरीर को नोच लेता तो वो खुजली और ज्यादा बढ़ जाती थी, जिससे त्वचा के अंदर ऐसे दर्दनाक छाले पड़ जाते थे जो हफ्तों तक इंसान को तड़पाते थे। पानी को खौलता हुआ देखकर धारिणी देवी ने एकदम सख्त लहजे में हुक्म देते हुए कहा, अंदर जाओ विदुर, और याद रखना, तुम्हें पूरे 5 घंटे तक इस पानी से होने वाला दर्द बर्दाश्त करना होगा। इस पर अपनी हिम्मत जुटाते हुए विदुर ने अपना सिर हिलाया और कहा, जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
उसे अच्छी तरह से पता था कि पानी में कितना खौफनाक दर्द होता था। उसने गुरुकुल की किताबों में इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ा था। फिर होठों को दांतों तले दबाते हुए विदुर ने खौलते हुए पानी में छलांग लगा दी। पानी में जाते ही दवा की ताकत सीधे उसके खून में दौड़ने लगी। पल भर का सुकून तुरंत एक भयानक गर्मी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खुजली में बदल गया। इसके बावजूद विदुर का चेहरा पत्थर सा सख्त था, क्योंकि वो जानता था कि असली खौफ तो अभी बाकी था। कुछ ही पलों में दवा ने हड्डियों के अंदर अपना असर दिखाया। ऐसी जानलेवा खुजली उठी मानो हजारों जहरीली चींटियां उसका मांस कुतरकर रूह तक पहुंच रही हों। विदुर ने अपनी चीख गले में ही घोंट ली, पर इस दर्द से उसके होश उड़ने लगे थे। मगर एक खौलता हुआ पानी ही उसकी खोई काबिलियत लौटाने का इकलौता रास्ता था। जब दर्द चरम सीमा पर पहुंच गया और विदुर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, तभी उसके पास रखी काली अंगूठी अचानक गर्म होने लगी। उस अंगूठी की गहराई में सोई ध्रुव की आत्मा अब जाग चुकी थी। विदुर की टूटती हिम्मत और कमजोर पड़ती बुनियाद को महसूस करते हुए उस अंगूठी से अचानक एक ठंडी शीत की लहर निकली। इस लहर ने चुपचाप विदुर के दिल को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी टूटती हुई नसों को एक नई मजबूती दे दी। तभी विदुर के धुंधले पड़ते होश में एक समझदार और गूंजती हुई आवाज ने हौसला देते हुए कहा, इस दर्द को बर्दाश्त कर लीजिए आचार्य। एक महान योद्धा की बुनियाद इसी तरह दर्द की भट्टी में तपकर तैयार होती है। ये मुझे आपने ही सिखाया था। इस भयंकर दर्द के बीच गूंजती उस आवाज को महज अपना वहम समझकर विदुर ने अपने दांत जोर से पीसे। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर अचानक से ताज़ी शक्तियां कहाँ से आ गई थीं, लेकिन इसी ताकत के बलबूते वो उस दर्द को सहने में कामयाब हो गया। धीरे धीरे वो भयानक रात खामोशी में गुजर गई। अगली सुबह विदुर ने नींद में बड़बड़ाते हुए सम्यक को झकझोर कर उठाया। पिछली रात सच में उसकी उम्मीद से ज्यादा दर्दनाक थी, लेकिन उसने सम्यक को नींद से जगाते हुए भारी आवाज में कहा, उठ जा आलसी सम्यक, आज के दिन ही हमारा गुरुकुल आने वाली गोली प्रतियोगिता के लिए सबसे काबिल हकीमों को चुनने वाला है। उठ। तो आखिर क्या होने वाला है इस गोली प्रतियोगिता में, और कैसे विदुर की मदद कर उसे जल्द से जल्द बेहतर बना पाएगा ध्रुव? और क्या युवान उग्र शक्ति तकनीक की मदद से अपना 5वां चक्र खोल पाएगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3060 हकीमों का चुनाव शुरू हुआ। अकीरा दल की गोली प्रतियोगिता यूं तो 24 साल से कम उम्र के किसी भी नौजवान के लिए खुली हुई थी, लेकिन हकीकत में जहां मुख्य परिवार वाले लोगों को सीधे हिस्सा लेने मिल जाता था, वहीं बाकी आम लोगों को इस मकाम तक पहुंचने के लिए एक बेहद मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ता था। विदुर के लिए अपने गुरुकुल का यह इम्तिहान उसकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। कुछ ही देर बाद जब विदुर अपने दोस्त सम्यक के साथ खचाखच भरे मैदान में पहुंचा, तो सम्यक घबराहट के मारे पसीना पसीना हो रहा था। देखा जाए तो सम्यक को खुद इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का कोई शौक नहीं था। उसका सपना तो बस इतना ही था कि वो दल का पहरेदार बन सके और कभी कभार विदुर से कोई गोली मांग ले। उसकी सारी घबराहट सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त विदुर के लिए थी। गुरुकुल का ये चुनाव अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। विदुर ने चाहे कितनी भी जी तोड़ मेहनत की हो, लेकिन उसकी ताकत अभी भी महज 9 सितारों वाले एकलव्य की ही थी, जबकि गुरुकुल के सबसे जाने माने हकीम पहले ही 1 या 2 सितारों वाले दक्ष बन चुके थे। दोनों के बीच का ये फासला जमीन और आसमान जितना बड़ा था। किसी भी हकीम के लिए आम शक्तियों की ताकत उतनी ही जरूरी थी जितनी कि उनकी अंदरूनी शक्तियों की ताकत। इसी ताकत से उनकी आग या रोशनी और ज्यादा बेहतर हो पाती, जिससे उनके कामयाब होने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती। इस मुश्किल को और बढ़ाने वाली चीज थी विदुर की तैयारी। पिता का साथ ना होने की वजह से विदुर के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अकीरा दल की दमदार और महंगी आग जलाने वाली तकनीकें सीख सके। इसी मजबूरी में उसे फ्लेम मंत्रा चुनना पड़ा था। ये एक बेहद धीमी और मुश्किल तकनीक थी, जिसमें फंसकर ज्यादातर हकीम एक ही जगह पर अटक कर रह जाते थे। भले ही दल की पुरानी कहानियों में ये कहा जाता था कि महारत हासिल करने पर यह तकनीक बेइंतहा ताकतवर हो जाती थी, लेकिन किसी भी जवान हकीम के लिए इसे चुनना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। वहीं दूसरी ओर विदुर के पास मौजूद उस अंगूठी के घुप अंधेरे में मौजूद ध्रुव उस लड़के की बेकाबू शक्तियों को महसूस कर रहा था। उसकी इस हालत पर ध्रुव ने मनी मन हंसते हुए कहा, यह फ्लेम मंत्रा, ये तो आचार्य के फ्लेम मंत्रा की शुरुआत लग रही है। कोई शक नहीं कि फिलहाल आचार्य इतनी मुश्किल में है। इन्होंने ही मुझे इस तरीके पर महारत हासिल करने में मदद की थी, इसलिए अब जो कि नियति ने मुझे मौका दिया है, तो मुझे भी इनकी इस तकनीक को ठीक करना ही होगा। ये सोचते हुए ध्रुव ने सही वक्त आने तक खुद को अंगूठी में ही रखने का फैसला किया। इस सबसे बेखबर विदुर के सामने अभी एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। सम्यक अच्छी तरह जानता था कि विदुर की दिन रात की मेहनत के बावजूद ये फ्लेम मंत्रा उसके लपटों पर काबू बिगाड़ देती थी। सुहास जैसे नौजवान और काबिल हकीमों के सामने आगे बढ़ने के लिए उसे किसी चमत्कार की ही जरूरत थी। तभी अचानक मैदान के एक कोने से कुछ तीखी आवाजें गूंज उठी। मुड़कर देखा तो ये वही कल वाले लड़के थे जिन्होंने विदुर और सम्यक की जमकर बेइज्जती की थी। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, तो तूने आखिरकार अपनी मनहूस शक्ल दिखाई दी। मुझे तो लगा था कि तुझ जैसे निकम्मे में यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं होगी। उसकी बात सुनकर दूसरे लड़के ने ठहाका लगाते हुए कहा,
बिल्कुल सही कहा। एकदम कचरा। ये शब्द इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इस पर तीसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सही बात है। कल मैंने इसे इसके घर के बाहर ही पीटा था और इसने पलटकर वार तक नहीं किया। और तो और बाद में इसकी माँ को आकर इसे बचाना पड़ा। ये सारी बकवास सुनते ही सम्यक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत उन लड़कों की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन विदुर के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने झट से सम्यक का हाथ पकड़ लिया। उसी शांति के साथ विदुर ने सम्यक को समझाते हुए कहा, इन लोगों जितना गिरने की कोई जरूरत नहीं है सम्यक। अगर कोई जानवर तुम्हें काट ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी उस जानवर को काटने लगोगे। लेकिन हाँ, अगर वो दोबारा काटने की कोशिश करे तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। विदुर की बात सुनकर सम्यक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उसने शांत होते हुए कहा, सही कहा विदुर। ये सिर्फ जानवर हैं, वो भी काटने वाले नहीं, भौंकने वाले। अपने गुस्से वाले चेहरे को शांत करते हुए सम्यक मुड़ा और उसने उन नासमझों की टोली को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया। दरअसल ये गुरुकुल के चुनाव का वक्त था। ऐसे में किसी साथी से लड़ना या फिर झगड़ा शुरू करना सीधे सजा दिला सकता था। पीछे से अभी भी उन लड़कों की कड़वी बातें आ रही थीं, लेकिन विदुर ने उन सबको पूरी तरह अनसुना कर दिया। ऐसे में वो लड़के चिल्लाते हुए कहने लगे, हाँ जा जा डरपोक कहीं के, किसी काम का नहीं है ये निठल्ला, जाकर अपनी बेइज्जती कराएगा। उस रुतबे वाली गोली प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए विदुर को गुरुकुल के इस चुनाव में टॉप 8 में अपनी जगह पक्की करनी थी। फिलहाल वो 40वीं रैंक के आसपास भटकता था, जिस वजह से वो अक्सर गुरुकुल के खास मौकों से चूक जाता था, जो सिर्फ सबसे काबिल हकीमों या ऊंची पहुंच वालों के लिए ही होते थे। अकीरा दल में महज मेहनत के दम पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले लगभग 100 लोग रैंक 2 की गोलियां बना सकते थे, लेकिन 10 से भी कम लोग ऐसे थे जो रैंक 3 की गोली तैयार कर सके। अगर विदुर को ऊपर की 8 जगहों में से एक चाहिए थी तो उसे अपनी सारी हदें पार करते हुए एक रैंक 3 की गोली बनानी ही पड़ती। अब तक का उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन नीलाग्नि गोलियां ही थी, जो एक बेहद ही मामूली गोली थी। बाहर की दुनिया में भले ही लोग इसके लिए लड़ मरे, लेकिन अकीरा दल के अंदर इसे इतना घटिया माना जाता था कि कोई इसे सबके सामने लाने में भी शर्मिंदा महसूस करे। घबराए हुए सम्यक से बिल्कुल अलग विदुर एकदम शांत खड़ा था। उसके ठीक सामने दल के बुजुर्ग एकदम नए कपड़ों में एक कतार में खड़े थे। गोली प्रतियोगिता कीरा दल का सबसे बड़ा सम्मान था और आम लोगों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर कोई इस चुनाव को पूरी इज्जत और गंभीरता से ले रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने अपनी भारी आवाज में ऐलान करते हुए कहा, गुरुकुल का चयन अब शुरू होने वाला है, सभी लोग अपनी अपनी जगह ले ले। ये सुनते ही सभी ने एक साथ हामी भरी और अपने अपने ठिकानों की तरफ बढ़ गए। कामगारों ने पहले से ही सारी जड़ी बूटियां और कढ़ाइयां तैयार कर रखी थी। अब बस बुजुर्गों के इशारे का इंतजार था। कुछ ही पलों में बुजुर्गों ने मैदान की तरफ देखते हुए जोर से कहा, गोली प्रतियोगिता का चुनाव अब शुरू होता है। ऐलान होते ही सभी लोगों ने अपनी जगहें ले ली और विदुर भी उन्हीं के बीच जा खड़ा हुआ। उसके बगल में एक आम सी जादुई कढ़ाई और कुछ मामूली जड़ी बूटियां रखी हुई थी। असल काबिलियत को परखने के लिए इन चुनाव में लोगों को अपनी खुद की कढ़ाइयां इस्तेमाल करने की सख्त मनाही थी। जहां आम लोगों के लिए इन अनजान भट्टियों में मुश्किल गोलियां बनाना पसीने छुड़ाने वाला काम था, वही असली काबिल हकीमों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। पहले भी इसमें हिस्सा ले चुके विदुर को इन सख्त नियमों की अच्छी खासी आदत थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह शांत करते हुए ध्यान लगाना शुरू किया। फिर उसने अपनी अंदरूनी शक्तियों को सामने रखी जड़ी बूटियों पर घुमाया ताकि वो बेहद सावधानी से अपनी जरूरी चीजें सुन सके। वहीं मैदान के ऊपर बैठे दल के बुजुर्गों की पैनी नजर हर किसी पर टिकी थी। वो अलग बात थी कि उनका ज्यादातर ध्यान उन 10 लोगों पर था जो सबसे आगे बैठे थे। ये वही टॉप 10 महारथी थे जिन्होंने पिछले चुनाव में पूरी तरह राज किया था। अंदरूनी शक्तियां और शक्तियां दोनों ही मामलों में बेजोड़ इन 10 लोगों पर बुजुर्ग हमेशा मेहरबान रहते थे और दल के सबसे खास मकसद का इनाम भी इन्हीं को मिलता था। तभी एक बुजुर्ग ने आगे बैठे लोगों को देखते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, इस बार के चुनाव में इन 10 लोगों में से कोई भी आसानी से उन 8 जगहों में अपना नाम लिखवा सकता है। इस पर पास ही बैठे दूसरे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, पहले 3 नामों के बारे में तो हमें बात करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो पक्का सुहास, दरेश और आरिम ही होंगे। इनकी ताकत तो कब से आम लोगों से बहुत ऊपर जा चुकी है। अगर इन्हें मुख्य परिवार वाले लोगों से भी भिड़ा दिया जाए तो भी ये उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। तीसरे बुजुर्ग ने अपना सर हिलाते हुए इस बात से इत्तेफाक रखा और कहा, हाँ वो तो है, लेकिन रैंक 4 से लेकर 10 वाले लोगों की ताकत में ज्यादा फासला नहीं है। इस बार कौन से 2 लोग टॉप 8 से बाहर होंगे ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। वो सारे बुजुर्ग आपस में अपनी राय बांट ही रहे थे और अपनी नजरें उन टॉप 10 पर गड़ाए हुए थे कि तभी अचानक मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे की कतारों से एक जोरदार काले धुएं का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर एक बुजुर्ग ने तुरंत अपनी तेज आवाज में ऐलान करते हुए कहा, क्या कौर, तुम चुनाव प्रतियोगिता से बाहर हुए।
उस लड़के की पहचान होते ही बुजुर्गों ने बिना वक्त जाए किए अपना फैसला सुना दिया और उसे तुरंत मैदान से बाहर जाने का हुक्म दिया। वहां मौजूद हर कोई ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस चुनाव का असली मकसद आने वाली गोली प्रतियोगिता के लिए काबिल लोगों को चुनना था। ऐसे में जिन लोगों का रैंक काफी नीचे था, उनका तो इन खास जगहों पर कब्जा जमाने का कोई इरादा ही नहीं था। इसके बजाय वो सिर्फ इस मौके का फायदा उठाकर अपनी हदें आजमाना चाहते थे। अगर वो किस्मत से कामयाब हो जाते तो उनका काम हो जाता, और अगर हार भी जाते तो उनका कोई नुकसान नहीं था। इसी वजह से बहुत ही कम वक्त में जैसे नाकामयाबियों की एक झड़ी सी लग गई। देखते ही देखते नाकामयाब होने वालों की ये लहर सम्यक तक भी पहुंच गई। वैसे भी दवाइयां बनाने में उसकी काबिलियत एकदम मामूली थी। उसके हाथ के एक हल्के से झटके की वजह से आग पर से उसका काबू हट गया और उसकी भट्टी से अचानक काले धुएं का एक तेज गुबार बाहर निकल कर आया। इसी के साथ भट्टी की आग तुरंत बुझ गई और वो नाकाम हो गया। लेकिन सम्यक के चेहरे पर इस बात की कोई खास मायूसी नहीं थी। उसका असली ध्यान कभी भी दवाइयां बनाने पर था ही नहीं, और ऊपर से जब उसे अपने खुद की भट्टी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला तो उसका काबू और भी कमजोर पड़ गया था। वो चुपचाप मुकाबले वाले इलाके से बाहर निकला और सीधे इंतजार करने वाली जगह पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सम्यक ने अपनी नजरें घुमाई और वो भीड़ में विदुर को ढूंढने लगा। अगर उसने विदुर की तरफ ध्यान न दिया होता तो शायद उसे कुछ भी अजीब ना लगता, लेकिन जैसी उसकी निगाहें जानबूझकर विदुर पर जाकर रुकी तो वो नज़ारा देखकर सम्यक हैरानी के मारे अपनी जगह से उछल पड़ा। तब उसने मनी मन घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये विदुर कर क्या रहा है? दरअसल विदुर की भट्टी से अजीब से काले धुएं के छल्ले लगातार बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक नाकाम हो चुकी कोशिश को जबरदस्ती अपनी अंदरूनी शक्तियों से दबाने में लगा हुआ था और एक खराब हो चुकी गोली को किसी भी तरह पूरा करने की जिद पकड़े बैठा था। यह देखकर सम्यक ने हैरानी भरी आंखों के साथ बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ये तो नामुमकिन है। इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? गोलियां बनाने के मामले में विदुर सम्यक से 100 गुना ज्यादा बेहतर था। सम्यक की नजरों में विदुर का गोली बनाते वक्त इस तरह का काला धुआं निकालना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था। तभी वहां मौजूद लड़कों ने जोर जोर से हंसते हुए विदुर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस बेवकूफ की भट्टी में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है। धुआं निकालने के बाद भी ये उसे छोड़ नहीं रहा है। क्या इसे सच में लगता है कि नाकाम होने के बाद भी जबरदस्ती कोई गोली बना लेगा? देखो तो जरा। कल वाले लड़कों का वो पूरा झुंड आज फिर से सम्यक के बगल में इकट्ठा हो गया था और वो लगातार ताने मार मार कर उसे उकसाने की कोशिश कर रहे थे। ये साफ था कि वो लोग भी मुकाबले में नाकाम हो चुके थे, और ये होना लाजमी भी था, क्योंकि अपने इस घमंडी बर्ताव के साथ वो लोग दल के रैंक में हमेशा सबसे नीचे ही पड़े रहते थे। वहीं उनकी ये बकवास सुनकर सम्यक ने बहुत मुश्किल से अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को दबाया। हाथ उठाने के बजाय उसने गुस्से से दांत पीसते हुए उन्हें जवाब दिया, थू है तुम जैसे कीड़ों पर। अगर तुम में सच में इतनी काबिलियत है तो आओ और मुझसे मुकाबला करो। ये सुनते ही उन लड़कों ने बेहुदा तरीके से ठाका लगाते हुए कहा, मुकाबला? तू तो सच में सबसे बड़ा गधा है। वैसे कचरे का दोस्त भी तो कचरा ही होगा ना। आज के जमाने में भी कोई मुकाबले की भीख मांगता है भला? सम्यक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने एक बार फिर विदुर की तरफ देखा और खुद को मजबूर किया कि वो इन नासमझ लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन जो बात वो बेवकूफ लोग नहीं देख पा रहे थे वो थी विदुर की भट्टी के अंदर की असली सच्चाई। उसकी कमजोर पड़ रही अंदरूनी शक्तियां सच में नाकाम हो रही थीं और जड़ी बूटियां राख में बदलने की कगार पर पहुंच चुकी थीं। लेकिन ठीक उसी पल जब मायूसी विदुर पर पूरी तरह हावी होने ही वाली थी, तभी उसकी काली अंगूठी एक बेहद भारी भरकम और रहस्यमयी दबाव के साथ चमक उठी। उस अंगूठी के अंदर से ध्रुव की एक बेहद शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा चुपचाप बाहर निकली और बिना किसी को दिखाई दिए सीधे विदुर की भट्टी में घुसकर उसे कुछ बताने लगी। तभी विदुर के दिमाग में अचानक एक धीमी लेकिन रौबदार आवाज गूंजी, जो इस बार किसी वहम से परे एकदम साफ थी। विदुर, अपनी ताकत से इस आग को जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करो। अपनी आत्मा को भट्टी के एकदम निचले हिस्से तक ले जाओ, फिर इस आग को छोटा करते हुए बहुत से हिस्सों में बांट दो, जिन्हें तुम उल्टी दिशा में घुमाओ। इसके अंदर की सारी गंदगी को अपने आप जलकर खाक हो जाने दो। ये बातें सुनकर विदुर बुरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपनी घबराहट और हड़बड़ाहट के बीच उसने गहरी आंख भरते हुए कहा, इससे ज्यादा बुरा और क्या ही होगा। ठीक है आत्मा, मैं तुम्हारी बात मानकर देखता हूँ। फिर बिना कुछ सोचे उसने उस आवाज पर भरोसा किया और करिश्माई रूप से भट्टी के अंदर मची वो उथल पुथल अचानक शांत होने लगी। बाहर खड़े लोगों के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं था जब एक अजीब सी आवाज के साथ वो काला धुआं अचानक से रुक गया। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो जब गोली बनाने में नाकामयाबी हाथ लगती थी तो काला धुआं निकलता था, तो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता था। और अगर कोई जबरदस्ती उसे दबाकर गोली बनाने की कोशिश भी करे तो वो सिर्फ एक बेकार सी कचरा गोली बनकर रह जाती थी। वो बस कोयले के एक ऐसे टुकड़े के बराबर होती थी जिसे गोली की शक्ल दे दी गई हो। लेकिन इस वक्त ध्रुव के उस खामोश इशारे पर काम करते हुए विदुर की भट्टी से अब सफेद रंग की एक बेहद चमकीली भाप उठने लगी थी। ये देखकर भीड़ में खड़े एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये कैसे हुआ?
तभी दूसरे लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए लापरवाही भरे अंदाज में कहा, अरे नहीं, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है और कुछ नहीं। आखिर तक देखते जाओ, मुझे तो पूरा यकीन है कि आखिर में इसकी वो कचरा गोली पूरी तरह जलकर राख हो जाएगी। तो आखिर कैसे इस मुश्किल चुनाव में सबसे काबिल हकीमों में शुमार होगा विदुर, और क्या ध्रुव की मदद से उसकी राह हो जाएगी आसान? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।